औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज मुल्क भर में नवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शोहदाए करबला का चेलम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शोहदाए करबला की अजीम तरीन कुर्बानियों को ख़िराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर मजालिस और जुलूसों का भी एहतमाम किया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनका कौल आपके सामने रखते हैं, मैं मौत को सआदत और जालिमों के साथ ज़िंदगी को लायक मलामत समझता हूँ। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला के फ़लसफ़े को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि आज की दुनिया में नाइंसाफ़ी उरूज पर पहुँच चुकी, गरीब का हक मारना आम बात बन गई। हमारी आज की दुनिया में खेले जाने वाले शतरंज का हो खेल या फिर सियासत का हो ये खेल, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मुल्क में जहां सियासतदान अपनी सियासी चालें चलकर अवाम को उल्लू बनाने में कोशा हैं, वहीं IMF ने भी हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी है। IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की हुकूमती तजवीज़ तो मुस्तरद कर दी, मगर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने का बहुत बड़ा एहसान कर डाला है। इसी एहसान के साथ साथ निगरां हुकूमत को नए इम्तिहान में भी दाखिल कर दिया है। IMF ने निगरां हुकूमत से कर्जे की शराइत पर अमल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अखराजात में कमी बड़ा हुक्म था और निजकारी तेज करने का भी मुतालबा किया गया था। IMF रवा माली साल PIA, स्टील मिल्स, पावर प्लांट्स, डिस्कोज और दीगर 200 से जायद हुकूमती खसारे में चलने वाले इदारों को सीधा करना चाहता है। IMF के इसी दबाव के बायस हुकूमत ने ख्वाब गफलत के मजे लेना छोड़ दिया और जाग गई हुकूमत और फैसला किया वो उस काम को करने का जो 50 साल पहले होना चाहिए था। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, मगर सवाल यह है, क्या हजारों अरब की बिजली चोरी करने वाले को भी पकड़ा जाएगा, उन मगरमच्छों पर भी हाथ डाला जाएगा, या फिर बिजली चोरों को पकड़ने के लिए मकड़ी का वो जाल बुना जाएगा जिसमें छोटा कीड़ा तो फंस सकता है लेकिन बड़ा ताकतवर कीड़ा उसे फाड़ कर निकल जाएगा। जहां बिजली चोरों को पकड़ने की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं अद्वियात जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी घेरा तंग करने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी जो है, क्या यह ऐलान फायदेमंद होगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 70 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। अंदाजा कीजिए हुजूर, क्या यह अवाम के लिए फायदेमंद होगा, जो कि रिलीफ के मुंतजर हैं ये अवाम, लेकिन मजीद तकलीफ उनको दी जा रही है। साथ ही साथ आज एक और बड़ी खबर यह भी है कि 1 अक्टूबर से फरवरी 2024 तक बिजली बचाने के लिए कारोबार जल्द बंद किया जाएगा। ये प्लान तैयार कर लिया गया है और इस पर मजीद वजाहत देते हुए वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने आज ही के अपने इंटरव्यू में कहा है कि शरई तौर पर इशा के बाद किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। क्या वाकई ये मुमकिन है एक ऐसी कौम के लिए जो मुआशी बदहाली का शिकार हो और घर चलाने के लिए हर शख्स को 3-3 नौकरियां करनी पड़ती हो? पाकिस्तान जहां सियासतदान मुलाकातें करते ही रात के अंधेरों में इंतजार किया जाता है, अंधेरा हो फिर मुलाकातें हो, जहां रात के अंधेरों में पेट्रोल बम गिराया जाता हो और फिर कहा जाए रात को जल्दी घर चले जाइएगा, क्या वाकई ये मुमकिन है? अवाम को रिलीफ मिले या नहीं? पंजाब की निगरां हुकूमत ने जजेस को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। जी हाँ, 11 जजेस हैं जिनको 36 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे फराहम किए जाएंगे। निगरां हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद फी जज 3 से 3.5 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकेगा। पर बात यहां खत्म नहीं होती है, ये कोई आम सा कर्जा नहीं, ये कर्जा बिला सूद कर्जा है, यानी इस पे कोई सूद की रकम नहीं होगी। जो कर्जा जजेस को दिया जा रहा है उस पर 0 सूद लिया जाएगा, जो कि उनकी बुनियादी तनख्वाह के तकरीबन बताया जा रहा है ये कोई 6-7 उनकी तनख्वाहों के बराबर होगा। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि वो दिन कब आएगा जब एक आम आदमी को भी बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, हर शख्स कर्जा लेना चाहता है, कर्जा हासिल करना चाहता है, लेकिन जब वो बैंक जाता है तो 25-30% उससे उस कर्जे पे सूद लिया जाता है और उस शख्स के पास तो इतने वसाइल भी नहीं है, इतनी तनख्वाह भी नहीं है। जो मौजूद ऑनरेबल जज हजरात है जिनकी 10-10, 11-11, 12-12 लाख तनख्वाह है, उनके लिए बिला कर्जा, बिला सूद कर्जा यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम जानते हैं कि आर्मी चीफ ने जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की,
जिस तरह एक्शन लेने का कहा, जिस तरह SIFC को प्रमोट करने का कहा गया, इन्वेस्टमेंट्स का बताया, जिसके बाद मईशत का बीड़ा जैसे ही उन्होंने उठाया तो डॉलर गिरना शुरू हो गया, हालात बेहतर होना शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो गया। यकीनन मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इसी तरह बयान देते रहें ताकि मुल्क की मईशत में बेहतरी आती रहे। खबर ये भी आई है कि चीनी मार्केट में अब दस्तयाब हो गई है, सप्लाई आना शुरू हो गई है, जिसके बाद कीमतें कम हो रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो चुकी है। आटे की फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए कमी आ चुकी है, ये भी नवीद सुनाई जा चुकी है। लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी पेट्रोल, स्मगल शुदा सामान, घी, तेल, बिस्किट, दूध, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और बहुत सारा और सामान खुल्लम खुल्ला फरोख्त हो रहा है। सोचने की जरूरत है उनके खिलाफ ऑपरेशन कब होगा, जबकि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आ चुकी है। स्ट्रीट क्राइम है कि उसमें कमी आ ही नहीं रही, उसका जिन काबू है। कराची में आए रोज ये खबरें आती हैं, कभी कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गुज़िश्ता रोज भी खबर आई एक घर के 2 चिराग बुझा दिए गए। तो यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त निगरान हुकूमत के हाथ में, किस तरह इसको इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे मालूम है कि आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं कि आप कामयाब हो, क्योंकि आप जो इस वक्त बातें कर रहे हैं और जो आप हमें हमेशा से बताते आए हैं मुल्क के सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात के बारे में, वी ऑल नो कि आपका एक बड़ा अच्छा विजन है इस मुल्क के लिए। इसीलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह को कामयाब करे। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी ये स्टेटमेंट है कि बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, आपने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, सिंध में और कराची में दोनों को अलग इसलिए कर रहा हूँ कि ऑफकोर्स दोनों के जो पैटर्न्स हैं ऑपरेशन के वो अलग होंगे। क्या होने वाला है सर इस ऑपरेशन में, कुछ बता सकते हैं हमें प्लीज? देखें तला बिल्कुल, और ये 100% हम करेंगे। इसमें सिर्फ हम वेट ये कर रहे थे कि 2 हफ्ते इसलिए लगेंगे। पोस्टिंग हमारी जो थी वो पहले बड़ी प्लान हुई हैं, डेलिब्रेशन हुई हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गई हैं, अब वो पोस्टिंग वापस आ गई हैं। कल इंशाल्लाह हमारे जो DIGs और SP जो नई पोस्ट में अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। अब 2 दिन रुके हुए थे चेलम की वजह से। हज़रत इमाम हुसैन कभी वांटेड के जो पुराने लोग हैं वही अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं, पूरी करें, उसके बाद चले जाएं। इंशाल्लाह शुक्र है खुदा का, ये सब खैर हो गया। उसके 3-4 दिन तक इस जोन में हमने ये पूरी प्लानिंग की है कि हमने कैसे ऑपरेशन करने हैं। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर है, इसको हमने कैसे सील करना है। नॉर्थ के जो लीगल लोग आते हैं जाते हैं, हमारे खुद बलूची भाई हैं, सब फ्रंटियर वो ज़रूर आए जाएँ जैसे भी होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स उनको हम सख्त करेंगे। उसके बाद स्मगलिंग ऑयल और डीजल की जो होती है वो हम बंद करेंगे। फिर वहाँ छालिया बहुत स्मगल हो रही है, जिसकी वजह से फिर गुटखा, उसके बाद और मनशियात शुरू हो जाती हैं, वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कराची को स्ट्रीट क्राइम्स के लिए मैं पहले भी बताया कि हम किस तरह की कार्रवाई करेंगे। काफ़ी हद तक इसको इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। नारकोटिक्स कराची का मेन इशू है कि जो आजकल गुटखा चल रहा है, छोटे-छोटे बच्चे खा रहे हैं, फैमिली लेडीज़ इंटीरियर सिंध में खा रही हैं। उसके बाद ये जो है चर्स है, आइस है, ये हमारी 65% यूथ को तबाह कर रही है। ये चीफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध, कोर कमांडर, सबकी बड़ी सख्त इस पे इंस्ट्रक्शन है कि वी हैव टू कर्ब इट रूथलेसली। और सिंध को अलहदा, मैं बिल्कुल इंटीरियर सिंध को अलहदा इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो कच्चे के हालात हैं, ख़ास तौर पे हमारा शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मोर और घोटकी, इन एरिया में वी आर गोइंग टू प्लान इट। इसमें हम बल्कि दोनों कच्चे के साइड भी और पक्के के साइड भी जो सहूलतकार, मिडलमैन, पथारीदार, इन्फ्लुएंस जो इनको चलाते हैं डेकॉइट्स को, उनको हम अलहदा ऑपरेशन करेंगे उनको, और डेकॉइट्स का ऑपरेशन अलहदा करेंगे साइमल्टेनियसली, लेकिन टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ताकि इनको हम डिस्कनेक्ट करें, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि कहीं कम्युनिकेशन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। और वार्निंग हमने दी कि मैं तो राइट ये सर। कहूँगा कि अभी टाइम है, 1 हफ्ता और है, सीख के आपने ख़त्म करना है तो वॉलंटरी आप हथियार डाल दें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सर डाकुओं के लिए तो इंप्रेशन यही है ना कि वो चोर पुलिस का खेल है और दोनों मिले हुए हैं और पुलिस सपोर्ट करती है, सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार, पैसा सब कुछ देता है। तो क्या आप उस सिस्टम को बदल देंगे? आप डाकुओं को कोई फंड नहीं करेगा सर? नहीं, मेरे ख्याल में हम इसलिए करेंगे कि एक तो बड़े अच्छे हमने नए जगह से आपको एसपीज़ वहाँ भेजे हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, कुछ पुलिस के लोग भी हम चेंज करें, कि जो लोकल्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि बेचारे वो मजबूर होते हैं। अगर वो डॉक्टर के खिलाफ ऑपरेशन करें, तो फिर उनकी फैमिलीज़ को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लवाकिन जितने लोग होते हैं उनको बड़ा तंग किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। इसलिए ये इसको भी हमने देखना है कि किस तरीके से करना है, और उसके साथ हमने टारगेटेड ऑपरेशन करने हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड करने हैं। वी नॉट कि पूरे कच्चे में चले जाएँगे।
वी विल गो गेट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगी। हमारे पास आईबी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, फोर्स है, एसएसयू है, सब के हम जो सुरक्षा बल सलाहियत उनको ला के हार्मोनाइज करके रेंजर्स पुलिस मिल के ऑपरेशन करेंगे। और इंशाल्लाह अगर हम विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर या कोई फेवरेटिज्म में करते हैं तो मेरे ख्याल में रेटो गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और हम इसमें कामयाबी करेंगे। सर नैब के केसेस तो बहुत सारे लोगों पर बने हुए हैं, क्या आप सबको पकड़ेंगे या फिर चुन के जिनसे बदला लेना है उनको पकड़ेंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो खबरें आ रही हैं जी उनको स्टॉप लिस्ट में डाल लिया, ये जी उनके घरों में पॉलिटिकल छापे पड़ गए, ऑपरेशन? क्या रिकॉर्ड। नो पॉलिटिकल ऑपरेशन, नॉट एट ऑल, नॉट एट टिल टुडे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं, जिस तरह चल रहे थे वही चलते रहेंगे। या वो क्रिमिनल केसेस हैं किसी करप्शन के स्पेशल, वो अलग बात है, बट नॉट अदरवाइज। आई थिंक किसी पॉलिटिशियन को आप यू कैन चेकअप कि हमने कभी किसी को पर वो मर्डर सर किया सर हो। हमारे मुल्क में सर पॉलिटिशियंस पे नैब केसेस हैं बहुत सारे ना, तो वही है कि बहुत चंद हैं जो बचे हुए हैं, तो फिर तो कार्रवाई पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट होगी। और ये भी स्टोरी चल रही है ना सर, काफी सारी चहमगोइयां हो रही है कि पीपल्स पार्टी का रोमांस खत्म हो गया है, लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है, जिसकी वजह से अब लॉन्ड्री सर्विस शुरू होगी। नहीं, मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है ना। लेकिन जो केसेस हैं जो जैसे चल रहे हैं उसी तरह चलेंगे। जो कानून अभी नया चेंज उसके मुताबिक चलते रहेंगे। सर और लेकिन हम ये वो नैब का काम है करना, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। अगर जो बात की जाती है जो नैब ने इतने छापे मार दिए, इतने पता नहीं कहाँ से डॉलर निकले, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। सर कराची की अगर मैं बात करूं तो बिफोर आई कम टू स्ट्रीट क्राइम, कराची के चप्पे चप्पे पे आपको स्मगल्ड सिगरेट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, शैम्पू, साबुन, कुकिंग ऑयल क्या नहीं मिलता? क्या ये सारी स्मगल्ड चीजें खत्म हो जाएंगी या फिर वो कुछ चीजें खत्म करके बस डीजल, पेट्रोल और ये 2-3 चीजें खत्म की जाएंगी? लेकिन जो भी इलीगल स्मगलिंग होती है वी विल गो ऑल आउट। जिसमें डीजल ऑयल के बाकी मैंने बताई ये वैसे चीजें, आर्मी ये जो चीफ आपने साहब ने तो बताई ऐलान कर दिया सर, अभी तक व्हाई हैवंट यू गॉन ऑल आउट? इसलिए नहीं गए कि आज चेलम था। ओके। हमारे कल नए डीआईजी और एसपी अपनी पोजीशन में पोस्टिंग में जो संभालेंगे, दे नीड 2-3 डेज टू गेट सेटल्ड। उसमें एसएचओ भी लगेंगे, चेंजेस होंगे, मंडे तक अच्छे ऑपरेशन लगेंगे शुरू हो जाएगा डीएसपी। प्रॉपर फुल थ्रॉटल सर? मंडे में आई थिंक आई वुड से कि इट शुड टेक अराउंड वेडनेसडे और थर्सडे बिकॉज, लेकिन जो चीफ के ऑर्डर्स हैं वी विल इम्प्लीमेंट लेटर स्पिरिट, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल डॉलर्स की जो स्मगलिंग है वो भी रोकनी चाहिए। उसके बाद जो स्मगलिंग बाकी चीज़ें आ रही हैं वो भी रोकनी चाहिए। और कराची को स्ट्रीट क्राइम जो है फ्री करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें आपको ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी और इंशाल्लाह कराची की शहरियों से भी फीडबैक अच्छी आएगी। ब्रिगेडियर साहब, आप एक बड़े ऑनेस्ट इंसान हैं, ये हमें इसलिए मालूम है कि हम मिनहसल मीडिया एंड जर्नलिस्ट आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे हैं। इस करप्ट सिस्टम को आप कैसे चलाएंगे, करप्शन कैसे खत्म करेंगे? ऑनेस्ट मैन लाइक यू, आपके लिए तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा हुजूर। नहीं, जब तो ही देखें, बात ये है कि जब कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा, अभी कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिल्कुल कुछ ऐसी ना पॉलिटिकल प्रेशर है, ना पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हैं, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना हमने कोई वोट लेना है। वी हैव अ वेरी क्लियर मैंडेट जो हमें मिला है, उसको हमने पूरा करना है। तो हमें तो कोई इसमें नहीं है कि कोई खुश होता है। हाँ, आवाम को खुश होना चाहिए, कराची की आवाम को खुश होना चाहिए, कराची की बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होने चाहिए। वो विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। सर वो जो बिजनेस फ्रेंडली आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो इस वक्त वो 1 अक्टूबर से प्लान किया जा रहा है कि इशा से पहले जो है मार्केटें और कारोबार बंद किया जाएगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में ये भी कहा है कि शरई तौर पर इशा के बाद तो किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। और सर कराची एक ऐसा शहर है जो कि आपको मालूम है सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, यहाँ रातों तक देर तक लोग बाहर रहते हैं, सियासतदान तो वेट करते हैं कि रात हो फिर मुलाकातें करें। ऐसे में इस पर इम्प्लीमेंटेशन आपको होते हुए नजर आ रहा है? विल इट बी पॉसिबल सर कराची मेट्रोपोलिस होते हुए? तला देखें, दुनिया में अगर आप देखें तो जहाँ भी आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, यकीन करें 7 बजे सब बंद। लेकिन दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आप जिस तरह 2 बजे शॉप्स खोलते हैं और रात को 9 बजे तक करते हैं, तो आपको 7 घंटे आवर्स आपने बिजनेस किया है। यही अगर आप 11 बजे खोलेंगे तो आप 7 बजे बंद कर देंगे, आपको 8 घंटे बिजनेस हो जाएगा। आप 10 बजे खोल लें ताकि लोग निकलें, अपने टाइम पे जाएं, अपने घरों में जाएं। बाकी रेस्टोरेंट आई एम श्योर कि वो खुले, उनके लिए मैंने नहीं ख्याल कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी कि जहाँ लोग थोड़ा सा जाते हैं, खाते पीते हैं, वो जरूर होगा। लेकिन बिजनेस का टाइम यही है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, दे मस्ट कोऑपरेट, ताकि ये सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, सोसाइटी, सिविल और हुकूमत
मिल के दे शुड फाइंड अ सॉल्यूशन। मुल्क को जब ऐसे मसाइल दरपेश हैं तो उसके लिए फिर एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट, एवरीबॉडी चिप इन समथिंग एक्स्ट्रा, जिसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम भी होगी लेकिन कहीं आपको सहूलत भी मिलेगी। और आपने शादियों में देखें ना कितना वेस्ट होता है। पंजाब गवर्नमेंट में वेरी हैप्पी कि वहाँ पर एक डिश होती है, सिंध में देखें तो ठीक। पता नहीं क्या हाल हुआ होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं ठीक करने के लिए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि जो हमें मैंडेट है हम उसके ऊपर करेंगे। वी विल नॉट एक्सीड आवर मैंडेट। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और आप एक माशाल्लाह से अच्छे मुसलमान भी हैं। प्रोसिक्यूशन का हाल भी हुजूर आप जानते हैं हमारे मुल्क में क्या है, बड़े बड़े चोर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ऐसे में आपने फातिमा केस में बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट ली और आपने इदारों में कार्रवाई करवाई, फाइल को मूव करवा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि सर जो हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं इन्हें सरेआम फांसी दी जाए? क्या आपका सर इस बात पे दिल राजी नहीं है कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, और अगर है तो आप क्या कर रहे हैं सर? देखें उसके लिए हमने फोरेंसिक भी दोबारा ला के कराची में करवाई है ताकि वहाँ कोई मिस यूज़ ना हुआ हो। कराची यूनिवर्सिटी भेजी है हमने फोरेंसिक, अपने लाहौर भेजी है। वी आर शिफ्टिंग द कल्प्रिट, ये रिमांड पूरा होता है तो हम इसको कराची में ले आएंगे ताकि वो भी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। फिर हमने वार्निंग दी है कि जितने घरों में ये पीर्स के घरों में लोगों के घर में ये आप बच्चियों को काम के लिए भेज देते हैं, वो चेक किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बताया है कि वो चेक करें। फिर हम वो रेड भी करेंगे सर्च वारंट लेके। इवन प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी के इस तरह के केस के बारे में मैं खुद रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को। मैं उनसे मुलाकात करूंगा, रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इन चीज़ों में हम देखें कि हमने केस को आगे लेकर। वी वांट कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी, और इसके लिए जो भी जिस लिमिट तक हद तक जाना होगा इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। सर बड़ी आपने अच्छी बात की, कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। सर हमारा कोऑर्डिनेशन में तो इतना हम फेल हो चुके हैं, इतना बड़ा फियास्को है कि हम जानते हैं कि रेड बुक के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स आसानी पासपोर्ट बनवाते भी हैं, बाहर ट्रैवल भी करते हैं। सर कोऑर्डिनेशन तो ना होने के बराबर है। अब वही मैं कह रहा हूं सर, आप जैसा ऑनेस्ट आदमी ऐसे करप्ट सिस्टम को कैसे सही करेगा, कैसे चलेगा इस सिस्टम में? नहीं, हमारी टीम जो है सारी माशाल्लाह मिनिस्टर्स अच्छे आए हैं, चीफ जस्टिस हमारे बहुत अच्छे, एक्स सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सर जज इसी हैं, बात का तो इंटीग्रिटी खौफ है कि बहुत अच्छी टीम है सर। तो फिर जब हम लोग भी अच्छे लेकर आ रहे हैं पोस्टिंग में, चाहे वो आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सब में लेकर आ रहे हैं। हमारे आईजी पुलिस बहुत अच्छे पंजाब से आए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बहुत अच्छे आए हैं। तो ये सारी टीम इसीलिए आ रही है कि थोड़ा नेक्स्ट ब्रेक करके इंशाल्लाह, क्योंकि पोस्टिंग में कोई हमने फेवरेटिज्म, आई डिड नॉट आस्क फॉर इवन वन डीएजी और ये एसपी को केस को लगाना है, क्या करना है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत डिटेल में लिए, उनकी चेक की हैं, उसके बाद हमने ये काम करा। फिर इलेक्शन कमीशन ने इनको इंडोर्स किया है। तो आई थिंक इस तरह से उम्मीद करनी चाहिए कि भी अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा। तो सर सारा काम सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं या कोई और भी कर रहा है सर? नहीं, इसके जो हमने वो इंटेलिजेंस क्लियरेंस जरूर होती है ताकि देखें कि किसका रिकॉर्ड अच्छा है, किन की परफॉर्मेंस अच्छी है, किन की कुछ पॉलिटिकल ज़्यादा एफिलिएशन तो नहीं है। क्योंकि वो भी ज़ाहिर है कि जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आई डू अंडरस्टैंड कि उनकी अपनी लिमिटेशन भी होती है। बट आई थिंक नाउ अगर हम एक पेस सेट कर लेते हैं, मे बी नई मैंडेट गवर्नमेंट जो आती है वो इसको शायद फॉलो करो, करना चाहिए ताकि इसको और बेहतर करे। अवाम आर द बेस्ट। इस वक्त अवाम को सोचना चाहिए कि आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर जो आपके उम्मीदवार हैं उनको कैसे लिखते हैं, कैसे परखते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका किरदार होना चाहिए। ये चीज़ें जब वोट डालने के बाद फिर बाद में वही प्रॉब्लम होती है। तो आज वक्त है इसका, मीडिया का रोल है कि लोगों में अवेयरनेस लाएं कि आपने कैसे लोगों को लाएं, उनको डिबेट करवाएं, राइट सर। देखिए क्या होना चाहिए। सर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, क्राइम तो बढ़ेगा जब बेरोजगारी इस तरह बढ़ेगी, जब महंगाई इस तरह बढ़ेगी, जब बिजनेस इस तरह बंद होंगे, तो सर बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये आपके सामने कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करना। कोई सर स्पेशल प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल। साथ देखें, ये जो आपकी मीडिया के लोगों का नुकसान हो जाता है वो बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि इनके बिल्डर्स के साथ तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज जो लिंक्ड हैं, जो हर एक का कारोबार है। तो आई थिंक इसको हमने ज़रूर प्रमोट करना है कि जी अपना काम करें। उसमें सीमेंट है, रेती बजरी है, स्टील है, दो आई थिंक काउंट सो मेनी थिंग, टॉयलेटरी आइटम्स हैं। तो इंशाल्लाह सारा ये होगा तो इससे खुद ब खुद ही एक इकॉनमी जो वो जनरेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। आपने यकीनन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगले हफ्ते
मंगल जुमेरात तक ऑपरेशन फुल थ्रॉटल में होगा, मुकम्मल ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होगा। बॉर्डर मॉनिटरिंग हो, स्मगलिंग का खात्मा हो, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे पूछते हैं उनके पास क्या खबरें हैं इलेक्शन की। एक ब्रेक लीजिए। सियासी शतरंज की बिसात में पीटीआई के हालात देखने के बाद यह वाज़ेह हो गया है कि दो बड़े खिलाड़ी अब इस शतरंज में रह गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और हम ये भी जानते हैं मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है वो लंदन में अपना क़याम बढ़ाती जा रही है, जो कि सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऑप्टिक्स के लिए सही नहीं है। जो इशारे मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही है, रूमर्स भी गर्दिश कर रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई खबर आ जाती है कि इसके खिलाफ एक्शन हो गया है, इनके घर से इतने पैसे निकले, इसके खिलाफ एक्शन हो गया है, इनके घर से इतने पैसे निकले। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहा जाता है सब झूठ का पलंदा है। लेकिन आखिर पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है कैसा, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद नवीद कमर साहब। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सैयद नवीद कमर साहब, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल लव स्टोरी के अंदर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, रोमांस ख़त्म हो गया है, हालात ख़राब होंगे, ऑपरेशन होगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। खबरें भी आ रही हैं बहुत सारी, कभी इसके खिलाफ ऑपरेशन, कभी उसके खिलाफ, कभी इस घर से 6 अरब, कभी उस घर से 2 अरब निकले हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं हुजूर? देखें, पीपल्स पार्टी का ताकतवर हलकों के साथ न कभी रोमांस रहा है, उस लिहाज से ना ही कोई हम लाडले रहे हैं लोगों के। ये आपको भी पता है, हमारी तारीख है। और चाहे आप जब से पीपल्स पार्टी बनी है वो किसी न किसी आमिर के साथ किसी न किसी हवाले से जो है वो कन्फ्रंटेशन में रही है। लेटली शायद प्राइमरी टारगेट हम नहीं है। और ये जो बातें आपने की कि टारगेट किया जा रहा है या वो भी सारी डिसइंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए। ज़ाहिर है इलेक्शन अगर करीब आ रहे हैं तो हर किस्म के र्यूमर्स जो हैं वो सामने आते हैं और ये भी उसका हिस्सा है। तो टोटली फेक न्यूज़ एक निकली, फिर वो डिनाई हुई, दोनों साइडों से डिनाई होती है। मज़े की बात तो ये कि फिर कहाँ से फेक न्यूज़ आती है। अगर जिनके लिए कहा जाता है कि उनके पास ऊपर रेड हुआ वो भी डिनाई करते हैं, जो कि उनके लिए कहा गया सर पीपल्स पार्टी इन फेक न्यूज़ वालों को पकड़ती क्यों नहीं है? सर पीपल्स पार्टी को एक्शन क्यों नहीं लेती लीगल के? पकड़ो इनको जो गलत खबरें फैला रहे हैं। भाई एक्शन, अब ज़ाहिर पार्टी तो नहीं देख सकते। पार्टी एट द मोस्ट ये कह सकती है कि हम उनको कोर्ट में लेके जाएंगे और उनको सू करेंगे, जो कि कहा गया है एक केस में भी। लेकिन बात सारी ये है कि वो र्यूमर मॉन्गरिंग को तो ख़त्म नहीं करता है। अगर किसी ने र्यूमर मॉन्गरिंग की है अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपने पार्टी के मफाद के लिए, तो फिर वो तो ज़ाहिर है कि चलती रहेगी। तो हमारा सिर्फ ये काम है ना कि अपनी पोजीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें और अपने लोगों को कहें कि आप तैयारी रखें, जब भी इलेक्शंस फॉर एग्जांपल होंगे तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, और इन चीज़ों पे कान ना धरें। सैयद बादशाह, क्या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑपरेशन होने वाला है? सर भाई मैंने सवाल आपका नहीं सुना, बिकॉज़ यू डिडंट लेट मी फिनिश माय सेंटेंस इवन। सो सॉरी, अपॉलॉजीज। सैयद बादशाह, ये बताइए क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑपरेशन होने वाला है? सर नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही मैंने इंफॉर्मेशन, ना ही मुझे कोई ऐसा सेंस मिला है या पॉलिटिकल सेंस मेरा ये कहता है कि इस किसी कोई चीज़ होने वाली है। तो मुझे पता नहीं कि ये खबरें कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि किन लोगों को शायद परसीव्ड फ़ायदा हो ऐसे खबरें फैलाने से, जो कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन हैं, जिनसे कल को हमने जाके सियासी मैदान में जो है मुकाबला करना है, वही ये चीज़ें फैलाएंगे ना। सर ये बताइए, मैं आज एक चीज़ अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को आपके बारे में बताना चाहता हूं कि जब आपका तारुफ कराया जाता है तो हर बार ये बताया नहीं जाता, लेकिन लोगों को रिमाइंड कराना चाहिए कि आप कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके दादा सैयद मीरा मोहम्मद शाह
सिंध असेंबली के पहले स्पीकर थे 1947 में। आपके वालिद मोहतरम सैयद कमर ज़मान शाह साहब न सिर्फ एक कामयाब पॉलिटिशियन, एक कामयाब तरीन एग्रीकल्चरिस्ट थे जिन्होंने मुल्क में ज़राअत की बड़ी खिदमात की। फिर आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के आप बड़े क्लोज एड रहे। आपके बेटे माशाल्लाह से सिंध काबीना का हिस्सा बन चुके कासिम अली शाह साहब, और फिर आपके भाई सैयद नदीम कमर, डॉक्टर नदीम कमर साहब NICVD को लीड कर रहे थे, उनके बेटे भी एडवाइजर रहे सिंध काबीना में। सर, क्या आप इतनी इंटेलेक्चुअल और इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हुए आपका दिल मुतमईन है कि हमारा मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है और सिंध जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही है? देखिए, किसी तरीके से हम मुतमईन होकर बैठ तो नहीं सकते कि भाई हर चीज़ ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं। मुल्क का मुस्तकबिल ज़रूर है, क्योंकि हमें अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है, इस मुल्क के लोगों पे भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो हालात हैं आज भी जैसे है, लोगों के ऊपर महंगाई है, बेरोज़गारी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये तो किसी को भी मुतमईन करने वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशंस नहीं है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, ना ही हमें ढूंढने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बिल्कुल हैं। जो भी ये सारी चीज़ जो पार्टी जीत के आए इलेक्शंस में, वो अपना पूरा प्रोग्राम लेकर आए और उसको फिर उसको टाइम दिया जाए वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि वो 1-2 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने वाला है या नहीं है, या जो एम्फेसिस दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे वो होगा या नहीं होगा। आपको अगर याद होगा 2008 में जब बीबी की शहादत के बाद हमारी गवर्नमेंट बनी, तो तकरीबन पहला प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ने तब लॉन्च किया था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था, जिसमें क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा था कीमतों का भी और सब्सिडीज़ भी हटाई जा रही थी वगैरह, तो फिर टारगेटेड सब्सिडी के हिसाब से ये इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसको बाद में सारी दुनिया ने सराहा और बल्कि उसमें जो है और ज़्यादा एक्सपेंशन भी हुआ और लोगों को आज दिन तक भी जितनी हमारी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा दिलाया जाता है, तो इसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए और इसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए किया जाता है। तो ऐसे हमें प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, और ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इसी तरह से बिजली का बहरान है, तो बिजली के बहरान के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हमें देना पड़ेगा, जिसमें हमें टोटली आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। जो आज जिस तरह से सिस्टम चल रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकता, ये कोलैप्स हो जाएगा। लोगों को ना बिजली मिल रही है और बिजली की वजह से बिल ही मिले जा रहे हैं। अब वो तो नहीं है ना सोल्यूशन किसी चीज का। हम टिंकरिंग एट मार्जिन्स करते हैं, हम कहते हैं जी 200 यूनिट वाले को हम किस्तें कर देंगे। भाई किस्तों से क्या होता है, लोगों को कौन सा रिलीफ मिलेगा किस्तें मिलने से? जैसे मैं कह रहा हूँ कि किस्तें तो SDO करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर तो किस्तें नहीं करके बिल की देता है ना। तो आपको एक लार्जर विजनरी प्रोग्राम देना होगा। हाँ, उसके साथ साथ जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो सख्त, चाहे वो विद इन द सिस्टम हो या कंज्यूमर साइड पे हो, उन पर ज़रूर एक्शन हो। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जाहिर है कि हमें कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। सैयद नवीद कमर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक ऐसे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसका हिस्सा आप और आपकी फैमिली 1947 से है सर। सो आरंट यू क्रिटिसाइजिंग योर ओन फैमिली? नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसाइजिंग द फैमिली। जाहिर है कि more than the family, I have been part of the system both in terms of executive authority, मैं कैबिनेट्स में भी रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी रहा हूँ। तो बात ये नहीं होती, बात है कि आप कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिसमें कामयाब होते हैं, कुछ और चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको उतनी कामयाबी नहीं होती। तो आपको ये ट्राई करते रहना चाहिए। मैं ये बातें जो कर रहा हूँ वो क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं रिफॉर्म के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं अगर हमारे पास विल हो। और विल में हम होल ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं कि सारे इदारे जो हैं लीडिंग फ्रॉम द टॉप, जाहिर है कि जो ऊपर बैठा होता है उसी ने डायरेक्शन देना होता है और फिर उसने उसको जो है वो एक्शन में लाना उस लिहाज से होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल तो आपको BISP का दिया, ऐसे और कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें जहाँ टॉप से एक डायरेक्शन आता है तो वो हम
उन सारी चीज़ों में कामयाब हुए। हमने 18th अमेंडमेंट वगैरह जो पास कराया वो बिकॉज डायरेक्शन वाज कमिंग इन, इट वाज रिवोल्यूशनरी आफ्टर द 73 कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। तो राइट वो सर, भी तो हमने किया, उसी पीरियड में किया। इसी राइट तरह सर, से और भी प्रोग्राम बीसॉस आए जिसमें हमने ओनरशिप दी अपने वर्कर्स को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के। वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो कैरी ऑन नहीं हुआ जो सब्सिक्वेंट हुकूमतें आई उसमें। तो इस तरह से कई राइट और सर, एग्जांपल्स हैं। लेकिन राइट सर। हर सिचुएशन में एक नया चैलेंज आता है, उस चैलेंज को आपको फेस करके उसकी सोल्यूशन देनी होती है। सर यकीनन। अच्छा ये बताइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटीआई के खिलाफ 13-14 जमातें एक हो गईं, लेकिन वक्त पे इलेक्शन कराने के लिए 13-14 जमातें एक नहीं हो पा रही, क्या वजह है सर? नहीं, इसका पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट से तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो पोजीशन है वो तो उस लिहाज से है कि भाई हम समझते हैं कि इलेक्शन ही सोल्यूशन है चीज़ों का, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को इल्तवा में जाते जाएं। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी तो आपको कितना आप डिविएट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, उतना ही आप मुल्क को मुश्किल में डालेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि 90 डेज, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिलिमिटेशन वगैरह जो कि हमारे हिसाब से उस पीरियड में हो सकता था, और अब भी हमारी कोशिश ये है कि जितना करीब तर हो उसके वो हो और उसको अननेसेसरी डिले में ना ले जाएं। अगर हम ज़्यादा डिले में ले गए तो फिर उससे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ठीक। जो भी हम बाकी इकोनॉमिक मेजर्स की बात कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं हो सकेंगे जब तक कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। सर सिंध में हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा बड़े एक्टिव नजर आए हमें, हिना परवेज साहब बड़ी एक्टिव नजर आई, तलाल चौधरी साहब, तंजीम साजी की जा रही है, और ये भी हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना स्टेक, स्पेशली कराची के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रही है, अपने फ्रंटमैन्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिला जारी है। ये बताइए क्या आप तैयार हैं नून लीग का मुकाबला करने के लिए? क्योंकि जरा ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी कराची से। या बिस्मिल्लाह, शी इज मोस्ट वेलकम टू डू सो। मतलब वो क्या उनका हक है वो करने का, जहाँ भी है। जैसे हमारा हक है कि पंजाब या कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके बिलावल साहब लड़ें या पीपल्स पार्टी लड़े, उसी तरह से मुस्लिम लीग कर सकती है। इसमें क्या इशू है? क्या पहले मुस्लिम लीग के साथ मुकाबला करके हमने सीटें नहीं दी कि आज हम सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या होगा? सर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा? सॉरी, मैं समझा नहीं। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है सर कि बल्ले का निशान, बैट का निशान बैलेट पेपर पर होगा ही नहीं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग भले कहें, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम से बाहर रखने से आपकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में भी खराबी आएगी, लोगों के जो आपकी बातें हैं उसको फॉलो करने में भी जो है। सर आप चाहते हैं पीटीआई हो इलेक्शन में? नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए। अब व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ पीटीआई बिल्कुल होना चाहिए। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑफ कोर्स आजकल आप खबरों में रहे हैं, वो चीनी की जो सूरत हाल है, चीनी महंगी हो रही है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं नवीद कमर साहब ने इजाज़त दी थी एक्सपोर्ट करने की, फिर आपका बयान भी सामने आ गया, आपने कहा कि स्मगलिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसका अप्रूवल दिया था। सर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते, जो सरप्लस शुगर हमारे यहाँ हो गई थी, क्या वो सरप्लस खुद से हो गई थी या किसी प्लान के तहत सरप्लस की गई थी? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस ही हैं जो शुगर फैक्ट्रीज के मालिक हैं। आपके पार्टी के चेयरमैन भी, नून लीग के पार्टी के चेयरमैन भी तो ये सिचुएशन क्रिएट की थी ताकि एक्सपोर्ट की जा सके, ताकि शुगर मिल मालिकान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ऐसा प्लान था क्या सर? मुझे हैरत है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए। देखें भाई, मुल्क सरप्लस क्रिएट करता है ताकि एक्सपोर्ट करे, ताकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आए, ताकि वो चीज़ें और इम्पोर्ट कर सकें। हम कितनी सारी चीज़ें हैं हमारा, खासकर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे तेल हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे और चीज़ें हो, सब इंपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी जो हैं, चाहे उसमें एडिबल ऑयल हो या फर्टिलाइज़र हो या कभी कभी वीट, इस किस्म की चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो
तो आप इंपोर्ट्स के बगैर नहीं रह सकते, और इंपोर्ट्स तभी आप कर सकेंगे जब आपके दो सोर्सेज हैं, एक या एक्सपोर्ट करके आप मुबादला कमाएं, या आप जो है रेमिटेंसेस जो हमारे फॉरेन वर्कर्स हैं वो भेजते हैं। उसके अलावा बाकी तो कर्जा है ना, कर्जे से तो आप कितना अपने मुल्क को चलाएंगे। तो भाई सरप्लस क्रिएट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लान। काश के और इससे ज्यादा शुगर मिल, एक सेकंड, शुगर मिल को आप इसलिए टारगेट करते हैं कि उसमें कुछ सियासी नाम भी आ जाते हैं, लेकिन फिर टेक्सटाइल भी है, उसमें भी सरप्लस क्रिएट होता है, वहां से भी एक्सपोर्ट होता है। तो वहां आप कहेंगे कि जी सरमायादार जो हैं वो पैसे बना, तो पैसे तो बढ़ाएंगे तो हमारा मुल्क भी जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी ना। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मेरा ये सवाल आपको शायद इसलिए ऑड लगा होगा क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर आपसे कि आपने तो 2.5 लाख मेट्रिक टन की इजाजत दी थी, पर आपकी नाक के नीचे से 10 लाख मेट्रिक टन चली गई, आप देखते रहे, आपने कुछ किया ही नहीं। भाई तो हम नहीं तो सोच समझ के एक नंबर के इजाजत दी ना, ये तो कोई बात नहीं, ब्लाइंडली तो नहीं हम ये भी चीजें करते। अब 2.5 लाख टन मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव था, क्योंकि एक्चुअल जो चीनी पाकिस्तान से बाहर गई वो इससे कहीं ज्यादा थी। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अलाउ करेंगे एक्सपोर्ट तो वो स्मगल होता है, और जो स्मगल होने से जो है आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पैसा सारा जो है या मुल्क में बाहर ही कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन मुल्क के अंदर जो है आपके रिजर्व्स पे उसका कोई पोजीशन नहीं आती। तो थी ना सर, आप मिनिस्टर थे सर, आपको स्मगलिंग रोकनी थी सर। ये दोबारा से कहें, सॉरी सर, आपको शायद स्मगलिंग रोकनी थी ना सर, आप ही मिनिस्टर थे, आप ही सर उस वक्त पावर पोजीशन में थे। रोकना जाहिर है हर गवर्नमेंट का जो है एक चैलेंज होता है, कल भी था, आज भी है, उससे पहले भी था और कल भी रहेगा। अगर हमने जैसे मैंने कहा होल ऑफ गवर्नमेंट का इस पे नहीं पोजीशन ली, जाहिर है कि हमारी जो सारे के सारे एक एजेंसी नहीं कई एजेंसीज हैं जो कि बॉर्डर कंट्रोल्स करती हैं, अगर सारों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने अपने इदारों से चला जाए कि भाई इनफ इज इनफ एंड नो मोर, तो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, अगर डंडा नहीं उठा सकते, तो फिर आपके पास दूसरा एक ही हल होता है, इकोनॉमिक हल है कि आपकी प्राइस इक्वलाइजेशन हो ऑन बोथ साइड, तो फिर बंद हो जाएगी। लेकिन इन दो के अलावा कोई तीसरा तो हल नहीं होता ना। सर आखिरी सवाल सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम फिर से 3 महीने बाद डिफॉल्ट का रोना रोएंगे, या अब आपको लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिफॉल्ट वाली बात तो ख़त्म हो गई जब IMF ने ओके दिया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया, और डिफॉल्ट की बातें भी ख़त्म हो गई। डिफॉल्ट वाले कुछ तो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी ये बातें कर रहे थे, जो कि केम टू अ क्लोजर वंस वी वर इन द स्टैंड बाय एग्रीमेंट। बट जितने भी जाहिर है कि बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको कंफर्ट लेवल चाहिए होती है, तो जहाँ से भी कंफर्ट लेवल मिलती है, तो आई थिंक इट्स अ वेलकम थिंग। थैंक यू सो वेरी मच। सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने वाजे किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं आया, कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। ये जो खबरें आती हैं कि इस पॉलिटिशियन के घर से पैसे निकले, इस पॉलिटिशियन के घर से पैसे निकले, ये सब झूठी बेबुनियाद खबरें हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी जवाब भी देती रहती है, और उनका ये कहना है कि मुस्तकबिल अच्छा होगा, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल बेहतर होगा। लेकिन यकीनन हमें दिमाग में ये बात भी रखनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली ने हमें कितना परेशान किया हुआ है। आखिर में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि यूरोपियन यूनियन के डेटा के मुताबिक यूरोप का गर्म तरीन साल था 2023 का जो समर था, ये तारीख का गर्म तरीन समर्स थे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में कींझर से लेकर कलर कहार तक हर पानी में प्लास्टिक है, हवा में प्लास्टिक है, खाने में प्लास्टिक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, हमें अपनी मईशत पे ध्यान देना होगा, हमें अपनी मुआशरत पे, अपनी सोसाइटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस नहज पर हम आ खड़े हुए हैं बहुत सारे सवाल या निशान भी हमारे साथ साथ खड़े हो गए हैं कि हम आखिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तला जो को याद दीजिए, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।